सबको मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से? यस मैम। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे फैमिली। बहुत सारी हमारा जो सिलेबस है बीए का, इसमें ना इंस्टीट्यूशंस मतलब कि संस्थाएँ कहा गया है। उसमें सबसे पहली संस्था आती है परिवार। तो आज परिवार को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक करेंगे आज परिवार का, जैसे कि इसकी परिभाषा या फिर ये शब्द कहाँ से कैसे बना, इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी मेन चीज़ लगी तुम्हें नोट करने की वो नोट कर सकते हो, बाकी मैं बाद में तुम्हें इसके जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दूंगी, उससे आप कर सकते हो। जो भी मिस होगा या फिर वॉइस की वजह से जाएगा तो वो सब भी कर पाओगे फिर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। परिवार के बारे में सभी जानते हैं, एज अ सोशोलॉजी के स्टूडेंट हम वैसे भी, और परिवार का हम सभी हिस्सा हैं और सभी किसी ना किसी परिवार का हिस्सा होते ही हैं। ठीक है, तो परिवार से हमारा क्या तात्पर्य है, या फिर परिवार का समाजशास्त्र से क्या तात्पर्य है, समाजशास्त्र में परिवार को कैसे लिया गया है, या फिर हमारे अकॉर्डिंग परिवार क्या होता है, या फिर जो हमारी सोसाइटी है जिसमें हम सोसाइटी में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग परिवार क्या है, और हमारे आसपास के वातावरण के अकॉर्डिंग परिवार क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज इस टॉपिक में देखेंगे। जैसा कि समाजशास्त्र का मीन्स ये जाता है कि हम समाजशास्त्र में जो भी चीज़ें पढ़ेंगे हम सभी के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम इनका हिस्सा होते हैं। हम सोसाइटी का हिस्सा होता है तो सोसाइटी के बारे में जानते हैं, हमारे नातेदार रिश्तेदार होते हैं तो हम उनके बारे में जानते हैं, हमारी फैमिली होती है तो हम फैमिली के बारे में जानते हैं। लेकिन समाजशास्त्र में इनको पढ़ने का एक रीज़न क्राइटेरिया बन जाता है कि हम एक वैज्ञानिक तरीके से इन चीज़ों को पढ़ें, सोचें, समझें और अपने समाजशास्त्र से इनको जोड़ें, किस तरह से कनेक्ट करें। तो इसका जो बैक है वो कहाँ से आया? फैमिली शब्द इंग्लिश का हुआ। फैमिली शब्द का उद्गम कहाँ से हुआ? लेटिन शब्द जो है फैमुलस, इससे ये निकला, इससे बना। फैमिली शब्द लेटिन भाषा का एक शब्द है फैमुलस, उससे बना। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है कि फैमिली शब्द लेटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना। हाँ, एक सेकेंड बस, थोड़ी सी देना, थोड़ी सी नॉइस कम करो प्लीज। तो जैसे एक समूह के लिए ये इस शब्द का प्रयोग होने लगा, तो उस रूप में फैमिली शब्द को गढ़ा गया, जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर और दास इस समूह का हिस्सा होते हैं। जैसे वैवाहिक जोड़े को एक परिवार के रूप में जाना जाता है हमारी सोसाइटी में, लेकिन उस वैवाहिक जोड़े के साथ साथ उनके साथ में बच्चे और उनके घर में रहने वाले नौकर भी परिवार का हिस्सा ही माने जाते हैं। जब हम परिवार को आगे आगे पढ़ेंगे तो उसके पार्ट्स भी डिवाइड होंगे, जैसे संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, और अब तो परिवार के बहुत सारे रूप और आ गए हैं। ठीक है, उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी मेन बेसिक ये था कि जो फैमिली शब्द है वो लेटिन शब्द के फैमुलस शब्द से बना है। फैमुलस की स्पेलिंग जाएगी FAMULUS। फैमुलस शब्द से, लेटिन भाषा के फैमुलस शब्द से फैमिली शब्द बना। ठीक है, जिसका अर्थ है परिवार, और परिवार का अर्थ है जिसमें वैवाहिक जोड़ा है वो रहता है, और पति पत्नी या उनके बच्चों का होना इसमें आवश्यक है। ठीक है, और उसके साथ साथ और भी लोग जुड़ सकते हैं, जैसे नौकर, उनके थोड़े रिश्तेदार भी जुड़ सकते हैं। जैसे रिश्तेदार से मेरा मीन्स है जैसे भाई है, भाभी हैं, तो इस तरह से फैमिली बड़ी भी होती है और छोटी भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी फैमिली होगी तो वो परिवार नहीं कहलाएगा, वो भी परिवार ही होगा। केवल माता पिता या बच्चे से ही परिवार नहीं होता, बल्कि माता पिता, उनके माता पिता, बच्चे प्लस नौकर, उनके जो कपल है, उनके भाई बहन, उनके ताई चाचा,
ताऊ, ये सब भी फैमिली का हिस्सा होते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशंस, एक राइटर है मेलानोव्स्की, एक है मर्डॉक। मेलानोव्स्की क्या कहते हैं कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। इन्होंने ये पशु अवस्था क्यों बोली? क्योंकि जब हमें किसी भी चीज का ज्ञान ना हो तो उस अवस्था को पशु अवस्था कहा है। तो जब व्यक्ति को थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था, तब से परिवार जैसा ये समूह व्यक्ति लेकर आया है कि कहते कि सदियों से भी पुराना। तो इसलिए मेलानोव्स्की ने कहा है, और बहुत ही सटीक डेफिनेशन है, परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। ठीक है, फिर आता है मर्डॉक। मर्डॉक ने क्या किया? 250 ऐसे आदिम परिवार लिए और उनका अध्ययन किया और पाया कि उस समय उनमें कोई भी ऐसा समाज नहीं था जिसमें परिवार रूपी संस्था ना हो। ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहे हो? कि मर्डॉक ने आदिम समाजों का, आज नहीं, कम से कम 100 साल से पहले की बात है, जब उन्होंने ये अध्ययन किया था, आदिम परिवारों का भी अध्ययन किया। यहाँ तो हमारा उन्नत समाज है और यहाँ सब सभ्य हैं और उसके सदियों से और काफी समय बीत चुका, तब से सभ्य है। लेकिन उन्होंने उस समय भी, जब स्टडीज चलती थी, स्टडीज हो रही थी, तब भी उन्होंने आदिम समाज का अध्ययन किया। लेकिन उस समय भी ऐसा कोई कुछ नहीं मिला कि जहां पर परिवार ना हो, कि आदिम समाजों में भी परिवार था। तो ठीक है, मेलानोव्स्की क्या कहता है कि मनुष्य, इसको परिवार ही एक ऐसा समूह है जो पशु अवस्था से इसको साथ लेकर आया है। ठीक, दूसरा मर्डॉक ने कहा कि उन्होंने 250 परिवारों का अध्ययन किया, आदिम परिवारों का अध्ययन किया, लेकिन फिर भी परिवार रूपी संस्था उन्हें वहां पर भी मिली। अब आती है डेफिनेशंस। और मैकएवन पेज कहते हैं कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। मैकएवन पेज का कहना है कि परिवार को इसलिए अपनाया जाता है या बनाया जाता है या गढ़ा जाता है कि जिससे बच्चों की उचित देखभाल हो सके और निश्चित यौन संबंध बनाए जा सके। मतलब व्यक्ति इधर उधर ना भटके, बल्कि अपने परिवार के इर्द गिर्द ही उसकी जीवनचर्या बंध जाए। बहुत सारे राइटर्स हैं, अगर हम सबकी भी डेफिनेशंस लें, अभी दूसरी डेफिनेशन है मेरे पास दुबे की। दुबे कहते हैं परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है। उनमें से कम 2 विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतान मिलकर परिवार का निर्माण करती है। मैकएवन पेज भी यही बात कर रहे हैं और डॉक्टर दुबे भी सेम टू सेम यही बात कर रहे हैं, बस शब्दों का थोड़ा हेरफेर है। फिर आते हैं मर्डॉक। मर्डॉक कहते हैं परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके लक्षण सामान्य निवास, अब इन्होंने कुछ लक्षण बता दिए कि इस तरह के लक्षण कहीं होंगे तो वो परिवार होगा, जिसके लक्षण सामान्य निवास मतलब कि एक जगह रहते हो, आर्थिक सहयोग और जनन। 3 शब्दों में इन्होंने अपनी बात खत्म कर दी। सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन, मतलब कि जहां बच्चे पैदा करते हो, एक जगह रहते हो और आर्थिक सहयोग एक दूसरे का करते हो। ठीक है, ये 3 चीजें मर्डॉक ने की। इसमें इस परिभाषा को और आगे बढ़ाया, इनमें 2 लिंगों के बालिग शामिल हैं। कहते नहीं कि शादी कब होगी? जब बालिग हो जाएंगे। अभी शादी की उम्र चेंज कर दी गई है कि 21 लड़कों की है तो 21 ही लड़कियों की होगी, जिनमें कम से कम
दो व्यक्तियों में स्वीकृत यौन संबंध होता है और जिन बालिग व्यक्तियों में यौन संबंध होता है उनके अपने या गोद लिए हुए बच्चे एक या अधिक बच्चे होते हैं। गोद लिए हुए एक या अधिक बच्चे होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन का विस्तार बेशक इन्होंने कर दिया हो, लेकिन 3 पॉइंट में इनके मेन है। सामान्य निवास, मर्डॉक के अकॉर्डिंग परिवार क्या है? जिसमें सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन हो। ठीक है, ये मर्डॉक ने कहा। अब कहते हैं लूसी मेयर। लूसी मेयर कहते हैं परिवार एक गृहस्थ समूह है, एक गृहस्थी है, गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इनके मूल रूप में दंपति और संतान रहती है, मतलब पति पत्नी और संतान तो मेन है, मूल रूप है कि उनके बिना तो परिवार होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी जो परिभाषाएं हैं हमें बताती हैं, हमें परिवार के जैविकीय संबंधों के आधारों को समझाती है कि वो सामाजिक समूह के रूप में रहते हैं जिनमें माता पिता और बच्चे होते हैं, जिनका उद्देश्य सदस्यों के लिए सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, यौन संतुष्टि और प्रजनन, सामाजिकरण और शिक्षा आदि सुविधाओं को एक जगह जुटाना है या एक जगह इकट्ठा करना है। ठीक है, ये थी परिवार की कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस। फिर आते हैं परिवार की विशेषताएं, परिवार के लक्षण। अब ये मत समझ लेना तुम सारे के सारे कि बस पढ़ा दिया टॉपिक तो पढ़ा दिया। जब ये टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो हम इनमें से कुछ भी आपसे पूछ भी सकते हैं। एक दिन ऐसा भी रखेंगे बीच में जहां पर बस इनमें से क्विज हो जाएगी तुम्हारी। परिवार की अभी मैंने 4 राइटर्स की तुम्हें डेफिनेशंस कराई है। मैकाइवर निश्चित यौन संबंधों पर फोकस करते हैं और बच्चों के लालन पोषण की व्यवस्था बताते हैं। दुबे स्त्री पुरुष दोनों की सदस्यता के बारे में कहते हैं, यौन संबंधों के बारे में बताते हैं और सामाजिक स्वीकृति की बात करते हैं। मर्डॉक ने 3 बातें बताई, सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन। लूसी मेयर ने परिवार को गृहस्थ समूह कहा। परिवार एक गृहस्थ समूह है और जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। अब आती है परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषताएं कौन कौन सी है? मोटे तौर पर तो मैं इन्हें कहूं कि मैकायरन पेज ने ये दी है परिवार की विशेषताएं। पहली सार्वभौमिकता, फिर इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। पहली सार्वभौमिकता, दूसरी भावात्मक आधार, तीसरी है रचनात्मक प्रभाव, 4 सीमित आकार, 5 सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, 6 सदस्यों का उत्तरदायित्व, 7 सामाजिक नियंत्रण, 8 परिवार की स्थायी व अस्थायी प्रकृति। ठीक है, इस तरह से ये कुल 8 विशेषताएं हैं जो मैकायरन पेज ने परिवार की बताई हैं। इन्हें देख लेते हैं। सार्वभौमिकता, सबसे पहले है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता क्या है? कि परिवार एक ऐसी संस्था है जो केवल हमारे गांव में नहीं, केवल हमारी डिस्ट्रिक्ट में नहीं, केवल हमारे प्रदेश में नहीं, हमारे भारत में नहीं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है। अब कहीं भी चले जाओगे, रूप अलग अलग हो सकते हैं विवाह के, लेकिन विवाह वो हर सोसाइटी में मिलता है, हर देश में मिलता है। उनका विवाह करने का तरीका अलग अलग है। किसी की पेपर्स पर मैरिज होती है, किसी की वेशभूषा अलग होती है, किसी का मैम दोबारा रिपीट करना। हेलो, जो विवाह है, विवाह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि विवाह केवल हमारे यहीं की एक प्रक्रिया नहीं है, हमारे यहीं का एक संस्कार नहीं है, बल्कि पूरे संसार में विवाह रूपी संस्था पाई जाती है। आप अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, रशिया चले जाओ, मैक्सिको चले जाओ, भारत आ जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओगे, लेकिन वहां पर विवाह रूपी संस्था किसी न किसी रूप में विद्यमान है। और उसमें इस संस्था का मेन फोकस है विवाह किस लिए होता है। एक तो संतान को वैध उत्पत्ति प्रदान की जाती है कि अगर जो बिना शादी किए
बच्चे होते हैं तो उन्हें अवैध कहा जाता है। लेकिन जो विवाह रूपी संस्कार से जुड़े फिर बच्चे होते हैं तो उसके बाद उन्हें एक वैधानिकता प्राप्त होती है सोसाइटी में। तो इसलिए भी विवाह को मेन माना गया है, मुख्य माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है हर सोसाइटी के लिए। किसी के यहाँ पर निकाह होता है, किसी के यहाँ पर पेपर्स पे मैरिज होती है, किसी के यहाँ पर चर्च में मैरिज होती है। तो इसको करने के अलग-अलग तरीके होते हैं, लेकिन ये संस्था पूरे संसार में पाई जाती है। इसीलिए इस संस्था को सार्वभौमिकता इसकी मेन विशेषता है, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है? और ये ना कई तो ऐसे होते हैं कि हमारे में ही नहीं बल्कि कई तो पशु समाज भी ऐसे होते हैं कि जिनमें इस तरह की ये प्रतिरूप रूप देखने को मिलते हैं। फिर क्या आता है? भावनात्मक आधार। जो परिवार बनता है, परिवार के लोग एक दूसरे के साथ भावनात्मक व्यवहार से जुड़े हुए होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास अगर कोई मतलब कोई बच्चा पैदा हो रहा है या फिर किसी की डेथ हो रही है, हमारे घर से 10 घर या 20 घर या मोहल्ला या पड़ोस कुछ छोड़कर अगर किसी के यहाँ पर कुछ हो रहा है, कोई फंक्शन हो, शादी हो, ब्याह हो, किसी की डेथ हो, शोक हो, खुशी हो, कुछ भी होता है तो हमारे ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही घटना हमारे घर में घटित होती है तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो इसको जोड़ा गया है भावनात्मक आधार। परिवार के प्रति हमारे अंदर प्रेम होता है, सहयोग की भावना होती है, दया की होती है। अगर किसी को चोट लग जाए तो हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। ठीक है? त्याग है, बलिदान है, तो ये बहुत सारी चीज़ें भावनात्मक आधार के अंतर्गत आएंगी। इसका आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे परिवार में जो घटना घटित होती है उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ना कि मोहल्ले में या फिर उससे कहीं दूर जाकर अगर कोई घटना होती है तो उससे हमारे ऊपर इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर आता है तीसरा पॉइंट, रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव क्या होता है? मनुष्य जन्म लेने के बाद सबसे पहले कहाँ जाता है? अपने परिवार में ही आएगा। अपनी माँ, सबसे पहला परिवार उसका कौन होगा? उसकी माँ। उसके बाद जिन जिन हाथों में वो जाता रहेगा वो उसका परिवार होगा। सबसे पहले जो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है ना, कहते हैं ना कि पहली बार जो पहला संस्कार होता है कि बच्चे को शहद चटाना होता है, या ये फिर ये वाला संस्कार होता है। तो ये वाला संस्कार कौन करता है? बच्चे के परिवार का कोई भी सदस्य। मेन तो उसकी बुआ का होता है, बाकी जो हमारे इस हिंदू संस्कार में हमें सिखाया गया है। बाकी अगर नहीं है तो फिर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर घर का, परिवार का कोई भी सदस्य ये संस्कार करता है। तो इन चीज़ों का भी हमारे व्यवहार पर, हमारी आदतों पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जिस तरह का एनवायरनमेंट हमारा रहेगा, हमारे घर का एनवायरनमेंट रहेगा, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर पड़ेगा। तो इसीलिए जो परिवार होता है उसको शिशु की सबसे पहली पाठशाला कहा जाता है। सबसे प्रथम टीचर उसकी माँ और प्रथम पाठशाला उसका परिवार, क्योंकि इसी में उसका शिक्षण शुरू होता है। आपने देखा होगा, इसको समाजीकरण की प्रक्रिया भी बोलते हैं। जहाँ पर तमिल अगर भाषा बोली जाती है तो उनके बच्चे तमिल बोलेंगे, अगर हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलेंगे। अगर हमारे घर में हर एक बंदा इंग्लिश में ही बात कर रहा है, इंग्लिश ही बोल रहा है, तो बच्चा भी इंग्लिश ही बोलेगा। तो इस तरह से उस बच्चे पर परिवार का रचनात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर आता है सीमित आकार। परिवार, जैसे पहले की बात करते हैं तो पहले क्या था कि काफी बड़ा और विस्तृत परिवार था। लेकिन कितना भी विस्तृत क्यों ना हो, उसकी एक सीमा होती है कि आपके पापा हैं, आपके पापा के 3 और भाई हैं और दो बहनें हैं, तो आपकी 2 बुआएं हो गई और 3 चाचा हो गए। तो इस तरह से एक सीमा जो है वो खिंच जाती है आपके परिवार की। आपका परिवार इतना बड़ा है। उसके बाद आपका विभाजन हुआ,
आपकी फैमिली का विभाजन हुआ, तो उसके बाद आपके परिवार सीमित होते चले गए। लेकिन एक जो सीमा है, आकार है, चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो और चाहे कितना भी छोटा परिवार हो, लेकिन उसकी एक सीमा ज़रूर होती है, सीमित आकार होता है। पुरानी पीढ़ियों को हम छोड़ते चले जाते हैं, नई पीढ़ियों को अपनाते चले जाते हैं कि एक किसी का जन्म होगा तो किसी की मृत्यु होगी। 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 2 बड़े घर से जा रहे हैं। तो इस तरह से आकार जो है वो सीमित बना रहता है। नंबर 5 था सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। जो हमारा परिवार होता है उसकी एक केंद्रीय स्थिति होती है, जो कि समाज निर्माण भी परिवार रूपी इकाई से मिलने से होती है। अरस्तु कहते हैं कि समुदाय को परिवार का योग माना जाता है। समुदाय जो है वो परिवार का योग है कि बहुत सारे परिवार मिलकर एक समुदाय को जन्म देते हैं। आदिम समाजों में तो कई ऐसे संगठन हैं जैसे गोत्र, भ्रात दल, वंश आदि, जिसकी सदस्यता परिवार के आधार पर ही प्राप्त की जाती है। गोत्र तो अपनी अपनी सोसाइटी में भी है, ठीक है, और भाई भाई वाली परंपरा भी है, वंश वाली परंपरा भी है, ठीक है। तो आदिम समाजों में ही नहीं बल्कि अपने समाज में भी ये सारी की सारी विशेषताएं देखने को मिलती है, जिसके अकॉर्डिंग अपनी सामाजिक संरचना होती है। हमारे यहाँ पर ये भी होता है कि हाँ भाई, जो शादियां होती है वो अपने गोत्र में नहीं होती है, चाहे गोत्र के लोग कहीं भी जाकर रह रहे हो। फिर आता है नंबर 6, सदस्यों का उत्तरदायित्व। सदस्यों का उत्तरदायित्व, परिवार कितना भी बड़ा है लेकिन उनका अपना अपना उत्तरदायित्व होता है। जैसे भी परिवार पर कोई संकट आए तो सारा का सारा परिवार। नंबर 5 दोबारा समझाना। नंबर 5 है परिवार की सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। केंद्रीय स्थिति इसलिए बोला गया है कि जो सामाजिक संरचना है वो 3 पॉइंट पर डिपेंड करती है: गोत्र, भ्रात दल और वंश। हमारा एक वंश होता है, एक भाई भाई वाला संबंध होता है और एक गोत्र होता है। आपने सुना होगा कि हम जो भी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं उन वो किसी ना किसी गोत्र से जरूर जुड़े होते हैं। क्या आप अपना गोत्र बताएंगे क्या है? मैम पार्चा। पारचा, ठीक है। तो और इसी तरह से कोई मलिक है, कोई बालियान है, कोई अ, मतलब हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ गोत्र होता है। यहाँ पर तो इन्होंने अरस्तु ने बात की थी आदिम समाज के गोत्र की, लेकिन हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में भी हमें गोत्र देखने को मिलते हैं। और गोत्र के बिना तो कोई होता ही नहीं है कि जिसके एक वंश ना हो, अ, कि जिसके पूर्वज ना हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो भ्रात दल है कि हमारे पिता हैं, पिता के भाई हैं, उनके भाई हैं, उनके भाई हैं, जो ये कुनबा बनता है, वंश है, इन्हीं से गोत्र चलते हैं। पहले हमें नहीं पता कितना कितना संकुचन था, कितने छोटे छोटे ग्रुप थे कि यहाँ से डिवाइड होकर कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ कहीं चले गए। जैसे उद्योग सिस्टम बढ़ा तो उसकी वजह से परिवार डिवाइड हुए और कोई कहीं जाकर बस गया, कोई कहीं जाकर बस गया। उनके परिवार का दायरा जो है वो उस उन्हीं में सीमित हो गया। अभी भी देखा होगा कुछ फैमिलीज ऐसे होते हैं कि उनके मामा के यहाँ पर, ताऊ चाचाओं के यहाँ पर बहुत लोगों का आना जाना है और बहुत लोगों से उनकी रिश्तेदारी है, नातेदारी है। वो लोग बहुत लोगों को एक्स्ट्रा तौर पर भी जानते हैं, लेकिन हम इतने लोगों को नहीं जानते। फिर भी इसमें भी देखा गया है कि हमारे गोत्र के लोग हर जगह मिल जाएंगे। जैसे अभी आपने बताया कि आपका गोत्र पारचा है और यहाँ पर हापुड़ के पास में एक विलेज है, तो वहाँ के हमारे साथ टीचर थे, तो उनका गोत्र भी पारचा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेशन होता है और लोग वहाँ से हटकर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका गोत्र नहीं बदलता। ये वाली बात कही गई है कि जो सामाजिक संरचना है उसकी एक केंद्रीय स्थिति होती है, उसका एक केंद्र होता है। तो यहाँ पर केंद्र बताया गया गोत्र को, ठीक है। हम किसी न किसी केंद्र से जुड़े होते हैं। लोग चाहे अमेरिका रह रहे हो, चाहे कनाडा रह रहे हो, चाहे भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो, लेकिन उनका कुछ कोई ना कोई गांव होगा, कोई ना कोई बेसिक पृष्ठभूमि होगी,
कोई ना कोई गोत्र होगा जिससे वो उनकी केंद्रीयता होगी, जिससे वो जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये बताया पॉइंट 5 में सामाजिक संरचना में एक केंद्रीय स्थिति का होना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सदस्यों का उत्तरदायित्व। सदस्यों का उत्तरदायित्व, हमारे परिवार में जितने भी सदस्य होंगे, ताऊ है, चाचा है, बाबा है, दादी है, मम्मी है, पापा है, ताई, चाची, बुआ, उनके सबके अपने अपने अलग अलग उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, कि हमें क्या काम करना है, हमें अभी पढ़ाई करनी है, मम्मा की थोड़ी सी हेल्प कर देंगे, वो हो गई। ठीक है, बच्चों की थोड़ी सी देखभाल कर लेंगे, वो हो गई। और उसके साथ साथ मम्मी की क्या जिम्मेवारियां हैं, पापा की क्या जिम्मेवारियां हैं, तो वो उनकी सब सदस्यों की अलग अलग उत्तरदायित्व होते हैं। जो परिवार सुखी रहना चाहते हैं या फिर सुख की ओर अग्रसर होते हैं, तो वो अपने इसी तरह से अपने उत्तरदायित्वों का विभाजन कर लेते हैं और उन्हें अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण क्या होता है? आपने देखा होगा कि जितने भी परिवार हैं उनमें कुछ कायदे कानून, उनकी प्रथाएं, उनकी रूढ़ियां होती हैं कि हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कि लड़कियां जीन्स नहीं पहन सकती, जीन्स पहन सकती है लेकिन इतनी टाइट जीन्स नहीं पहन सकती, टाइट पहन रही है तो मतलब इतने ऊंचे टॉप नहीं पहन सकते, थोड़े से नीचे हिप कवर करते हुए टॉप पहनने चाहिए, या फिर इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए जो शरीर पर अच्छे लगे। तो इस तरह के कुछ हमारे परिवार के बेसिक नॉर्म्स होते हैं जो हमें निभाने चाहिए होते हैं और जो हमें थोड़ा नियंत्रित करके चलते हैं। हम इतने भी मनमाने ढंग से नहीं जाएं और हम अपने परिवार से जुड़े रहें। कहीं भी आपको जाना है तो आपको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी। आपके कॉलेज का भी कहीं भी टूर जाएगा या फिर कहीं आपको घूमने जाना है तो आपको अपने पेरेंट्स की परमिशन लिख के लाना या साइन करा कर लाना, ये ज़रूरी होता है। तो ये पारिवारिक कुछ नियम कानून होते हैं जो अलिखित होते हैं लेकिन हमें मान्य होते हैं। जैसे भारत में विवाह और परिवार से संबंधित अनेक ऐसे कानून बन चुके हैं, जैसे 1954 का एक विशेष विवाह अधिनियम तथा 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम विवाह एवं परिवार का नियमन करते हैं। हालांकि सामाजिक नियंत्रण में इन दोनों कानूनों का कुछ नहीं है क्योंकि वो हमारे परिवार से रिलेटेड है और हमारे परिवार में अलिखित जो नियम होते हैं हमें उनका पालन करना होता है। ठीक है, कि हमें रात को 8 बजे से के बाद में बाहर नहीं जाना है, हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। या फिर हम कहीं पर जा रहे हैं कि एक दिन का, अगर दिन का टूर है तो आप करके आ जाओ, नाइट में स्टे वाला टूर नहीं चाहिए। कि कुछ लोग कह भी देते हैं कि आप नाइट का भी कर लो लेकिन आपकी टीचर आपके साथ होनी चाहिए। तो इस तरह की कुछ अलिखित बाउंडेशंस होती हैं जो हमें नियंत्रित करती हैं, जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छे के लिए सोचते हैं और अच्छे के लिए बताते हैं। तो ठीक है, ये है होता है सामाजिक नियंत्रण, जो कि हमारे परिवार के द्वारा हम पर लगाए जाते हैं या फिर ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं ताकि हमारा जो व्यवहार है वो नियंत्रित हो और हमारी सफलता में हमें सहयोग करे। नेक्स्ट आता है पॉइंट 8, लास्ट पॉइंट है ये इसकी परिवार की विशेषताओं का। परिवार की स्थायी व अस्थायी प्रकृति। ये क्या है? एक सीमित समिति के रूप में परिवार स्थायी भी है और अस्थायी भी। सदस्यों की मृत्यु, पृथक्करण, तलाक आदि एक परिवार की सदस्यता समाप्त हो सकती है, लेकिन एक संस्था के रूप में परिवार अमर है। ठीक है, जो जैसा कि मैंने बताया कि संस्था हमेशा है और सभी सोसाइटी में है। तो ये वही है कि परिवार जो एक संस्था के रूप में है वो तो हमेशा अमर है, लेकिन एक परिवार, तो इसे स्थायी कहा गया। फिर अस्थायी किस लिए है? क्योंकि जैसे जैसे सुविधाएं और सोच में परिवर्तन है तो बहुत वजहों की वजह से जो पृथक्करण की प्रक्रिया है ये भी चल रही है, जैसे तलाक हो रहे हैं या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो भी परिवार में पृथक्करण हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से परिवार अस्थायी कहलाया गया है। और दूसरा है कि एक संस्था के रूप में है तो परिवार हमेशा
स्थायी है। तो इस पर कोई बहस नहीं है कि कोई कहेगा अस्थायी है, कोई कहेगा स्थायी है। तो ये दोनों प्रकार की संस्था है। संस्था के रूप में परिवार के नियम और कार्य प्रणाली आते हैं जो परिवार को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसलिए ही आदिकाल से अब तक परिवार किसी न किसी रूप में बना हुआ है। चाहे आप 100 साल पहले चले जाओ तभी भी परिवार था, और चाहे अभी आप अब देख लो अभी भी परिवार है, और आने वाले समय में भी परिवार होगा। ठीक है, ये एक संस्था के रूप में है। तो आज हमारा ये डेफिनेशन हुई, हमने परिवार का अर्थ देखा, परिवार की डेफिनेशंस को देखा, परिवार की विशेषताओं को समझा, और कल के लिए हम परिवार के प्रकार, क्योंकि परिवार एक ऐसा टॉपिक है हमें इसे डिटेल में जानना होगा। कल हम इसके प्रकार देखेंगे, प्रकार में किस किसने और किस किस रूप में इसको डिवाइड किया है, कितने प्रकार बताए हैं। हम जितने बुक में दिए हैं इतने प्रकारों पर फोकस नहीं करना है जो तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं, और जो मेन है उन प्रकारों की चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके महत्व में आता है, बहुत बार बोला जाता है कि परिवार का निर्माण क्यों होता है। तो इसके 3 पॉइंट होते हैं, एक यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, और इसका एक धार्मिक क्रिया इसको माना जाता है। ये 3 चीज़ें मेन फोकस में बताई जाती हैं। तो परिवार के प्रकार में हम बिल्कुल एक शॉर्ट में देख लेते हैं इसको कि क्या क्या हम कल करने वाले हैं। अभी क्या है, परिवार के प्रकार। परिवार के प्रकार के आधार क्या हैं? एक है संख्या का आधार। संख्या के तौर पर हम परिवार को डिवाइड कर सकते हैं। तो संख्या के आधार पर किस किस में करेंगे, एक केंद्रीय परिवार या नाभिकीय परिवार। संख्या के तौर पर केंद्रीय और नाभिकीय, संयुक्त और विस्तृत। ठीक है, तो इसमें हम संख्याओं को डालेंगे कि इतने इतने बंदों का ये परिवार होता है। फिर आता है निवास के आधार पर। निवास के आधार पर भी ये आगे तक पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आईएएस और पीसीएस वाले में भी विवाह के इन प्रकारों को पूछा जाता है जो निवास के आधार पर हैं। ये है पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार, नवस्थानीय परिवार, मातृ पितृ स्थानीय परिवार, मामा स्थानीय परिवार, द्विस्थानीय परिवार। ये सारे के सारे परिवार आते हैं। फिर आता है अधिकार के आधार पर परिवार। अधिकार के आधार पर, अधिकार कैसे, पितृसत्तात्मक परिवार के किसको सत्ता मिलेगी, ये पिता की सत्ता होती है या माता की सत्ता होती है। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं। उत्तराधिकार के आधार पर परिवार। उत्तराधिकार के पितृमार्गी परिवार है या मातृमार्गी परिवार है, कि परिवार में किसकी चलती है, माता की चलती है या पिता की चलती है, मतलब किसकी बात को सर्वोपरि माना जाता है। फिर आता है वंश नाम के आधार पर परिवार। वंश नाम के आधार पर परिवार, पितृवंशीय परिवार और मातृवंशीय परिवार, उभयवाही परिवार और द्विनामी परिवार। ठीक है, ये वाले आगे वंश नाम के आधार पर परिवार। फिर आता है विवाह के आधार पर परिवार। तो विवाह के आधार पर जो परिवार है वो सबसे ज़्यादा मेन माना जाता है, मुख्य इनमें से भी निकलते हैं, क्योंकि पहले तो नहीं पूछे जाते थे लेकिन अब अधिकतर पूछे जाते हैं। और मेन और दूसरा निकलेगा कि बीए में ये सारे नहीं पूछे जाएंगे। बीए में जो है ये विवाह का आधार, ये वाला मेन पॉइंट जाता है इसमें। एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार, फिर बहुविवाही परिवार के पार्ट बनते हैं। बहुविवाही परिवार में, एक सेकेंड, बोलो बेटा, आप बोलो। मम्मा मैं पल्लू पे है पेपर सॉरी, हमारे एक बार पौधे भी देख लेना, उसमें है ना बच्चे रोज आके रेत खेलते हैं, इतना सारे इकट्ठा होते ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। बहुविवाही परिवार, बहुविवाही परिवार के भी पार्ट हैं। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, बहुपत्निक परिवार, बहुपतिक परिवार और समूह विवाही परिवार। ये वाले अभी चीज़ें सारी की सारी तुम्हें समझ नहीं आएंगी, इनको भी एक एक करके क्लियर करूंगी तब तुम्हारी समझ आ जाएगा। लेकिन ये ना थोड़े थोड़े समझ के चलोगे तब ज़्यादा अच्छे से आएगा।
एकदम से तो बहुत सारा हो जाएगा। फिर आता है बहुपतिक परिवार के दो हिस्से, दो पार्ट होते हैं, एक भ्रात बहुपतिक परिवार और अभ्रात बहुपतिक परिवार। और लास्ट में आता है अन्य रूप। 6 आधार होने के बाद, विवाहों के प्रकार के 6 आधार होने के बाद भी अन्य 7वां प्रकार होता है जन्म मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार, समरक्त परिवार, विवाह संबंधी परिवार और ग्रामीण नगरीय परिवार। तो इस तरह से ये 7 आधार हैं परिवार के प्रकारों के। इन्हें एक एक करके डिस्कशन करेंगे और तुम्हारे सिलेबस में देखेंगे कि इनमें से हमें कौन से पर मेन फोकस करना है। ठीक है, तो ये तो मैंने हेडलाइंस तुम्हें बता दी। नगरीय परिवार भी है क्या? नगरीय, यस, नगरीय भी है। जैसे अन्य चीजें बढ़ती रहती हैं तो उनको अन्य में डाल दिया जाता है। तो ये ग्रामीण परिवार भी है और नगरीय परिवार भी है। ठीक है, जैसे जैसे नई नई चीजें बढ़ती चली जाती हैं तो उनको पॉइंट्स में डाल दिया जाता है। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं होगा, तुम्हारे सिलेबस में काफ़ी कम होंगे प्रकार। उनको देख लेंगे कि कौन कौन से प्रकार तुम्हारे सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये था अब तक परिवार की डेफिनेशंस, परिवार की विशेषताएं। केवल आप इनको, इन्हीं पर मेन फोकस करना, आज इनको याद कर लेना। बस, वैसे तो मैं इसके नोट्स तुम्हें भेज दूंगी। ठीक है, उसको भी देख लेना। और जो बच्चे नहीं आए हैं क्लास में उनको भी बोल देना वो भी आ जाएं, जुड़ जाएं। ठीक है।